अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं सबा शेख। बुलेटिन में कहेंगे खुशामदीद। सबसे पहले बात करते हैं वजीर आजम इमरान खान के शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल के खिताब की। वजीर आजम ने कहा 9/11 के बाद गलत फैसले किए तो पुरानी जंग पाकिस्तान आई। हम दहशतगर्दों के खिलाफ लड़े मगर फिर भी हमें बुरा भला कहा गया। वजीर आजम का कहना था कि रोशन ख्याली के जरिए सॉफ्ट इमेज कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एहसास कमतरी है। असल सॉफ्ट इमेज ये है कि अपना कल्चर प्रमोट किया जाए। नौजवान फिल्म मेकर से कहा कि पाकिस्तानी फिल्मों में भारत की कॉपी की गई तो इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा। नया आइडिया और असल कंटेंट ही बेहतरीन काम होता है। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि दहशतगर्दों ने पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ जंग तकरीबन जीत चुके हैं। पाकिस्तान की हकीकत बहुत शानदार है जिसे दुनिया के सामने पेश करना चाहते हैं। नेशनल इमेच्योर फिल्म फेस्टिवल ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जिससे वतन अजीज की हकीकी तस्वीर दुनिया के सामने आएगी। हर मुल्क अपनी परसेप्शन मैनेजमेंट पर आजकल बहुत ज़्यादा काम कर रहा है। वतन अजीज़ पाकिस्तान को गुज़िश्ता 2 दिहाइयों से दहशतगर्दी की तवील और सब्र आज़मा जंग का सामना रहा। मुल्क दुश्मन अनासर और तखरीबकारों ने दहशतगर्दी के साथ साथ पाकिस्तान के आलमी वक़ार और तशख़्ख़ुस को भी बहुत नुकसान पहुँचाया और आज भी उसकी कोशिश कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आज जबकि हम दहशतगर्दी की इस जंग को तकरीबन जीत चुके हैं, अब वक्त आ गया है कि हम पाकिस्तान की परसेप्शन को बेहतर बनाएं और अपने पाकिस्तान की रियलिटी के साथ अलाइन करें। पाकिस्तान की रियलिटी, पाकिस्तान की हकीकत बहुत खूबसूरत और बहुत शानदार है अल्हम्दुलिल्लाह। नेशनल एमेच्योर शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल भी इसी सिलसिले की एक छोटी सी काविश है। आइए अपने इन लहलहाते नौजवानों को सैराब करें ताकि ये तनावर दरख्त बने और कल को पाकिस्तान इनके समरात और इनकी छाँव की से महसूस हो सके। और वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि रियासतों के बयानिए के फ़रोग़ के लिए मीडिया का अहम किरदार होता है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम अपनी कुर्बानियों से दुनिया को आगाह नहीं कर सके। जो मौजूदा दुनिया है, जो मॉडर्न दुनिया है, ये ओपिनियंस की दुनिया है और हमारी जो मॉडर्न जंगें हैं वो ओपिनियंस की जंगें हैं, नैरेटिव की जंगें हैं, बयानिए की जंगें हैं। जो इतनी शहादतें भी हमने दी उसके बाद भी आज दुनिया जो है उसमें हमारी उन शहादतों का, उन कुर्बानियों का तज़किरा उस तरह से नहीं है जिस तरह से होना चाहिए। और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि हमने अपनी ओपिनियंस के ऊपर तवज्जो नहीं दी। हमने वॉर ऑफ ओपिनियन के ऊपर अपनी जो तवज्जो है उसको हटाए रखा। और शॉर्ट फिल्म आप तो लंदन से देखते हैं कि एक आदमी जो प्रोटोकॉल में यहाँ पे फिरता था वहाँ पे गाड़ी रोकता हुआ आपको नजर आता है। इसी तरह की फिल्में जो हैं उससे ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस भी आती है और हमें पता भी चलता है कि क्या चल रहा है। खबरों में आगे दिखाएंगे इल्जाम तराशियों का खेल। वजीर तवानाई हम्माद अजहर कहते हैं FATF पर अपोजिशन का बयानिया अफसोसनाक है। FATF के सदर ने भी पाकिस्तान की तारीफ की। थोड़ा सा चैलेंज रह गया है, वो भी जल्द पूरा कर लेंगे। चैलेंज मिला FATF का, ये तो फरवरी 2018 में मिला। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, ग्रे की लिस्टिंग हुई, वो मुस्लिम लीग नून के दौर में हुआ था और पूरी ब्लैक लिस्टिंग की तैयारी थी। इससे भी हमने डील किया, अल्हम्दुलिल्लाह हाथी निकल गया, दुम रह गई, ये भी हम ठीक कर लेंगे। मैं इनका दुख समझता हूँ कि आपको बयानिया रह नहीं गया, इकोनॉमी भी ठीक हो गई, बजट भी ठीक हो गया, ऑपोजिशन तकसीम नजर आ रही है। इसका ये मतलब नहीं है कि आप FATF के ऊपर पॉइंट स्कोरिंग शुरू कर दें। आज FATF के सदर जो पहले ब्लैक लिस्टिंग की बातें करते थे आज पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इससे ऑपोजिशन को घबराना नहीं चाहिए। यूरेनियम का कोई लिंक निकले और ये साबित हो कि ये इंडिया में सिस्टम्स की अदम मौजूदगी की वजह से हुआ है, और ये अभी भारत की जब असेसमेंट होएगी FATF की तो ये FATF के लिए भी टेस्ट केस होएगा, क्योंकि पाकिस्तान जो है उसके सिस्टम्स आज अल्हम्दुलिल्लाह भारत से बहुत आगे हैं। लेकिन अगर यूरेनियम से ये लिंक निकला है टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग का, तो फिर FATF जो है वो इसके ऊपर अपनी जुरिस्डिक्शन ले सकता है।
وفاقی وزیر خزانہ شوکت ترین کا کہنا ہے کہ IMF کے پاس لیے گئے ہمارے پاس کچھ نہیں تھا، اس لیے قرضہ لیا گیا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں تھا۔ عمران خان IMF کے سامنے کھڑے ہو گئے، وزیر اعظم غریب پر بوجھ نہیں ڈالنے دیں گے۔ قومی اسمبلی میں اظہار خیال کرتے ہوئے شوکت ترین نے کہا، ناقص پالیسیز کی وجہ سے زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے، ہم ہدف سے زیادہ ٹیکس اکٹھا کر کے دکھائیں گے، اگلے سال گروتھ کو 5% پر لے کر جائیں گے، مسائل سے نہیں گھبراتے، اپنے وعدے پورے کریں گے۔ ویکسینیشن سے کی بات کی، میں نے اپنے بجٹ میں کہا، کل بھی کہا کہ $1.1 بلین ہم نے ایلوکیٹ کر دیا ہے اور 10 کروڑ ہمارے پاکستانیوں کو ویکسینیشن اگلے سال جون سے پہلے ہو جائے گی۔ ہم ان کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم اگلے 23 کے بیچ میں 60 ٹریلین سے زیادہ پہ ٹیکس لے کے جائیں گے اور وہ آلموسٹ ڈبل ہوگا، اور کووڈ کے باوجود، اس ریسیشن کے باوجود، اس IMF پروگرام کے باوجود ہم یہ کریں گے۔ تو اس لیے یہ ہمیں نہ کہیں تانا کہ ہم لوگ کچھ نہیں کریں، FBR کو ریفارم کریں گے۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں اپوزیشن اور حکومت کے درمیان الزام تراشیوں کا سلسلہ آج بھی جاری رہا۔ پیپلز پارٹی کے عبدالقادر پٹیل کی حکومت پر تابڑ توڑ حملے، بولے جو وزیر ایک وزارت میں گڑبڑ کرے اسے قلمدان بدل کر نئی وزارت سونپ دی جاتی ہے۔ بابر اعوان بولے اپوزیشن کی کٹوتی کی تحریک میگا NRO کی درخواست تھی، انہیں کوئی NRO نہیں ملے گا۔ اسلام آباد سے عثمان خان کی رپورٹ۔ قومی اسمبلی کے اجلاس میں حکومتی اور اپوزیشن بینچز کے درمیان لفظی جنگ کا سلسلہ جاری۔ جیالے رہنما عبدالقادر پٹیل نے طنز کے تیر برساتے ہوئے 1992 کے ورلڈ کپ ہارنے والے ممالک کو خوش نصیب قرار دیا۔ انوکھے بیانات پر وزراء کو بھی نشانہ بنایا۔ کوئی ایٹم بم اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا سر جتنا اس شیشے کے مرتبان نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا ہے۔ کوئی وزیر ہمارا جو ہے وہ جو فوت ہو گیا ہے شخص 3 سال بعد اس سے فون پہ بات کر رہا ہوتا ہے۔ حکومتی ارکان غلطی سے اپوزیشن کی کٹوتی تحریک کی حمایت کر بیٹھے۔ اسپیکر اسد کیسر نے یس اور نو کا طریقہ کار واضح کرتے ہوئے تحریک دوبارہ پیش کی، تب جا کر حکومتی ارکان نے مخالفت کی۔ بابر اعوان بھی اپوزیشن پر خوب گرجے برسے۔ یہ کٹ موشن تھی یا شاہ محمود قریشی صاحب یہ کسی گرینڈ NRO کے لیے درخواست تھی کہ سارے ادارے بند کر دو؟ گرینڈ NRO سے یہ حکومت انکار کرتی ہے۔ سارے الو لندن میں ہیں، پاکستان کی کسی شاخ کے اوپر کسی الو کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ شازیہ مری کا کہنا تھا کہ لوڈ شیڈنگ پورے ملک کے لیے ناسور بن چکی، سندھ کی صنعتوں کو گیس نہ دے کر پاکستان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ نون لیگ کے علی گوہر بلوچ بولے حکومت ہمیں بجلی کے مہنگے پاور پلانٹ لگانے کا الزام دیتی ہے، جبکہ خود 3 سال میں انہوں نے حکیم یا نائی کی دکان تک نہیں کھولی۔ قومی اسمبلی کے اجلاس کے دوران لیگی رہنما رانا تنویر اور علی امین گنڈا پور کے درمیان نوک جھونک۔ رانا تنویر نے شہد کی بوتلوں کا تذکرہ کیا تو علی امین غصے میں آ گئے، کہا تمیز سے بات کرو۔ رانا تنویر نے بھی تڑی لگائی، نیچے بیٹھو، میں پنجاب کا ہوں، تمہیں نہیں پتا۔ اسپیکر دونوں کو چپ کراتے رہے۔ یہ لوگ جو سیاسی مسافر ہیں، میں دیکھ رہا ہوں ان میں چہرے پہ لکھا ہوا ہے ہم تو سیاسی مسافر ہیں، اور میں پڑھ رہا تھا یہ اگلے الیکشن میں کئی لوگوں نے اڑان بھی بھرنی ہے۔ آپ پہلے اپنی آواز ٹھیک کر لیں پھر اس کے بعد بات کریں۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ یہ جو شخص ہے نا اس نے تو کشمیر فتح کر لیا ہے نا، یہ آیا تو وہ کشمیر دوسرا بھی جا رہا ہے۔ جی پلیز، یہ اس کی کارکردگی ہے۔ نو کراس ٹاک پلیز۔ علی بیٹھ جائیں پلیز۔ آپ تشریف رکھ لیں پلیز۔ رانا صاحب پلیز اٹینشن، آپ چیئر کو ایڈریس کریں۔ رانا صاحب تسی کے پی کے کسی رانا صاحب میں پنجاب تھا۔ رانا صاحب آپ چیئر ایڈریس کریں، چیئر ایڈریس کریں۔ رانا ایڈریس بڑا جاننا تو شاید یہ بوتلاں لے۔ ایڈریس دا چیئر پلیز، ایڈریس دا چیئر پلیز۔ علی امین کیا یہ بتا پکوڑے آپ تشریف رکھیں؟ علی آپ پلیز تشریف رکھیں۔ اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف نے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے حق نمائندگی کا نیا فارمولہ پیش کر دیا ہے۔ قومی اسمبلی اور سینٹ میں نشستیں مختص کرنے کی تجویز پیش کر دی ہے۔ میاں شہباز شریف نے بیان میں کہا ہے کہ اوورسیز پاکستانی بہن بھائی ہمارا قیمتی اثاثہ اور پاکستان کی شان ہیں، ان کے لیے قومی اسمبلی میں 5 سے 7 اور سینٹ میں 2 نشستیں مختص کی جائیں۔ مخصوص نشستوں پر نمائندگی کا طریقہ کار اور شرائط سیاسی جماعتیں مل کر طے کریں۔ قائد حزب اختلاف نے کہا ہے کہ اس طریقہ کار سے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے نمائندے پارلیمان میں ان کے مسائل پیش کر سکیں گے۔
नवाज शरीफ और मरियम नवाज के तर्जुमान मोहम्मद जुबैर कहते हैं PTI ने 4 बजट पेश किए। शौकत तरीन का बजट सबसे खराब है। 3 साल बाद वजीर खजाना बता रहे हैं कि IMF का दबाव था। शौकत तरीन ने एतराफ़ किया कि 2 साल पहले उनकी टीम IMF से डर गई थी। ये जो बजट है जो शौकत तरीन साहब ने दी है, ये सबसे ज़्यादा ख़राब बजट है। नंबर्स के हवाले से, टारगेट्स के हवाले से इतना मज़क्का खेज बजट मैंने आज तक तारीख में नहीं देखा कि 24 घंटे के अंदर अंदर बजट पेश करने के बाद शौकत तरीन साहब टेलीविज़न पर ये मान गए कि जी ये इसमें बहुत से नंबर्स जो हैं वो अनरियलिस्टिक हैं। IMF की डिमांड जब थी तो आपके वज़ीर ख़जाना के बकौल, आज के वज़ीर ख़जाना के बकौल, कि उस वक़्त की जो मईशत की टीम थी जिसके कप्तान इमरान खान थे, वो डर गई IMF से और उन्होंने डर के वो चीज़ें की जो पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन थी। ये खुद आज के वज़ीर ख़जाना ने इतराफ़ किया है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अवाम से फ्रॉड करने पर बिफोर यू ग्रुप पर 4 अरब का जुर्माना लगा दिया। इस पर मजीद बात करेंगे समा के नुमाइंदे शकील अहमद से। जी शकील अहमद, अपडेट कीजिए, मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या कहना है SCCP का? देखिए, आवाम को गैर मामूली मुनाफे का लालच देकर भारी रकूम बटोरने वाला निजी ग्रुप जो है बिफोर यू, उसके खिलाफ रेगुलेटरी एक्शन मुकम्मल किया है SCCP ने। ये 2 साल के अंदर 18 कंपनियां रजिस्टर्ड हुई इस ग्रुप के तहत और 5 दीगर गैर रजिस्टर्ड इदारे भी थे। इन्होंने अवाम से गैर कानूनी रकूम जो है वो इकट्ठी की। SCCP ने 18 कंपनियों के 25 डायरेक्टर्स को और जो कंपनियां हैं इनको 4 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया है। हर डायरेक्टर को 10 करोड़ और कंपनी को 20 करोड़। कंपनी डायरेक्टर नई कंपनी रजिस्टर कराने के अहल नहीं होंगे और ग्रुप का जो मालिक है सैफुर रहमान और उसके खानदान के करीबी अफराद वो इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस है। और एक अंदाजा है कि 150 से 200 अरब रुपए इन्होंने आवाम से वसूल किए मुख्तलिफ सरमायाकारी स्कीमों के नाम पर। ये केस नैब में चल रहा है, इसकी तहकीकात भी जारी है। SCCP ने कंपनियां बंद कराने के लिए अदालत से रुजू कर लिया है। जो मालिक है इस ग्रुप का वो जमानत कबल गिरफ्तारी पर है। उसका नाम ECL में पहले ही शामिल किया जा चुका है और इस मामले की मजीद तहकीकात नैब की तरफ से जारी है। ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया शकील अहमद। वज़ीर आला सिंध से सवाल हुआ कि CCI इजलास में आपका मौक़िफ़ नहीं सुना जा रहा तो बॉयकॉट क्यों नहीं करते? बोले वो नवाज शरीफ नहीं, सिंध के हुकूक़ नहीं छोड़ सकते। मुराद अली शाह का कहना था कि सूबों को पानी की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। वफाक जो पैसे दे रहा है वो खैरात में नहीं दे रहा। मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ मैं अपने सिंध के हुकूक़ को छोड़ नहीं दूँगा। अब गैस और बिजली की बात की, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में पहली बार हुआ है कि गर्मियों में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। पानी की शॉर्टेज है सिंध के अंदर। तो बिल्कुल क्लियर है कि इरसा अपना काम ठीक नहीं कर रही है और लगता ऐसा है कि उसको वफाकी हुकूमत की तरफ से प्रेशर है कि सिंध के लोगों को तकलीफ दे। हमारी डिमांड सिर्फ ये है कि जो शॉर्टेज है उसको चारों सूबे जो उनकी अकॉर्ड के हिस्से हैं उसके हिसाब से वो शॉर्टेज शेयर करें। और ये मौक़िफ़ हमारा काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में पेंडिंग है पिछले 3 साल से। गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में बजट इजलास के दौरान अपोजिशन ने बजट की कॉपीज फाड़ दी और वॉकआउट कर गए। मजीद तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे मंजर शिगरी से। जी अपडेट कीजिए मंजर। जी 2021-22 का जो बजट गिलगित बल्तिस्तान असेंबली में वजीर खजाना ने पेश करना शुरू किया तो उसी दौरान अपोजिशन के जो अरकान थे वो अपने डेस्क पे खड़े हुए और उन्होंने बजट की कापियां स्पीकर के डेस्क के सामने आके फाड़ दी। उसके बाद वो कापियां फाड़ते रहे। इसी दौरान वजीर खजाना की जो तकरीर थी वो काफी देर तक रुकी रही, जिसके बाद अपोजिशन अरकान जितने थे वो ऐवान से वॉकआउट करके चले गए। जी ठीक है, अपडेट करने के लिए शुक्रिया मंजर शिगरी। और आपको बताएं, जाली अकाउंट स्कैंडल में लूटे गए अरबों रुपए की कौमी खजाने में वापसी जारी है। रिकवरी 33 अरब तक जा पहुंची। मेगा स्कैंडल में मजमूई केसेस की तादाद 45 हो गई। नैब रावलपिंडी ने अब तक क्या कुछ किया, जानते हैं सुहेल रशीद की रिपोर्ट में। जाली अकाउंट्स स्कैंडल रिकवरी के एतबार से भी मुल्क की तारीख का मेगा स्कैंडल बन गया। ताहाल किसी रेफरेंस का फैसला तो ना हो सका, मगर इसके बावजूद 33 अरब रुपए मुल्क की खजाने में वापस आ गए। जी हाँ, नैब रावलपिंडी के दस्तावेजात के मुताबिक रिकवरी 23 अरब से बढ़कर 33 अरब हो चुकी।
समा को दस्तयाब रिपोर्ट के मुताबिक नकद रकूम की वापसी और सरकारी जमीन की रिकवरी की मद में 31 अरब रुपए से जायद बरामद हुए। मुलजिमान की जानिब से प्लॉट सरेंडर करने और रज़ाकाराना रकूम की वापसी की सूरत में 1 अरब रुपए से जायद की रिकवरी हुई। अब तक की सबसे बड़ी रिकवरी सिंध में सरकारी जमीनों के गबन केस में हुई, जो 21 अरब रुपए मालियत की है। रिपोर्ट के मुताबिक स्कैंडल में अब तक 20 मुलजिमान ने प्ली बार्गेन की, 25 वादा माफ गवाह बन चुके। स्कैंडल में 69 अफराद के वारंट गिरफ्तारी जारी हुए, 57 गिरफ्तारियां हुई। कुल केसेस की तादाद 45 हो चुकी। आसिफ जरदारी के खिलाफ 5 रेफरेंस दायर, 4 इंक्वायरियां भी मौजूद। शर्जील मेमन, कायम अली शाह के खिलाफ 2 इंक्वायरियां मौजूद। मुराद अली शाह के अलावा साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी एक रेफरेंस में नामजद हो चुके हैं। आलमी बैंक पाकिस्तान को 44 करोड़ 24 लाख डॉलर कर्ज देगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर और वर्ल्ड बैंक के दरमियान कर्ज फराहमी के मुआहदे पर दस्तखत हो गए हैं। आलमी बैंक ने 19 जून को कर्ज की मंजूरी दी थी। ये फंड्स पंजाब के देही इलाकों में साफ पानी की फराहमी और सफाई सुथराई पर खर्च किए जाएंगे। पंजाब के 16 अजला में 2000 देहात और उनसे मुंसलिक 8000 इलाकों को फ़ायदा होगा। वजारत इक़्तिसादी उमूर के एलामिया के मुताबिक 60 लाख अफराद पानी, सफाई और बच्चों की नशोनुमा के मनसूबों से मुस्तफ़ीद होंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि अफगानिस्तान में मुस्तहकम हुकूमत चाहते हैं, अपनी सरजमीन किसी को भी इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं देंगे। अफगानिस्तान में सूरत हाल ख़राब हुई तो अपनी सरहदें मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। अफगानिस्तान के 150 से ज़ायद अजला पर तालिबान के कब्ज़े से परेशान अफगान सदर अशरफ गनी की अमरीकी सदर जो बाइडन से मुलाकात, अमरीकी फ़ौज के इनखला और उसके बाद की सूरत हाल पर बातचीत की गई। जो बाइडन ने कहा है कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौज की वापसी का वक्त आ गया है। अफगानों को अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला खुद करना है। दोनों ममालिक में फ़ौजी और इक़्तिसादी ताउन ख़त्म नहीं होगा। दूसरी जानिब तालिबान ने बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ भी शुरू कर रखी हैं। 150 से ज़ायद अजला पर तालिबान ने कब्ज़ा कर लिया है। अफगान फोर्सेज और पुलिस के एहलकार भी बड़ी तादाद में सरेंडर कर रहे हैं। मौसम की अदाएं देखिए इसी बुलेटिन में। और आपको बताएं, मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला जारी है। एक दिन में 38 अमवात हुई। मजमूई अमवात की तादाद 22,108 हो गई। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 46,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए, 1097 मुस्बत निकले। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.37% रही है। आपको बताते चलें, मुल्क भर में कोरोना वायरस से अमवात और केसेस में कमी का सिलसिला मुसलसल जारी है। एक दिन में 38 अमवात हुई, जबकि मजमूई अमवात की तादाद 22,108 हो चुकी है। NCOC के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ 46,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पाकिस्तान में तैयार करदा पहला वेंटिलेटर रजिस्टर कर लिया। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं, शानदार कौम को पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स पर फख्र है। ड्रैब के CEO डॉक्टर आसिम रऊफ कहते हैं, वेंटिलेटर को मुकम्मल तकनीकी जांच के बाद रजिस्टर्ड किया गया है और ये ल्यूवेंट एटॉमिक एनर्जी कमीशन का तैयार करदा है। रजिस्ट्रेशन ड्रैब एक्ट 2012 के तहत 5 साल के लिए की गई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ट्विटर पैगाम में कहा, 2 साल में मेडिकल इंजीनियरिंग के शोबे में पाकिस्तानी साइंसदानों और इंजीनियर्स ने शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं। साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान खोसा 93 साल की उम्र में इंतकाल कर गए हैं। वो बलूचिस्तान के साबिक़ गवर्नर और चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। मीर हज़ार खान खोसा 1 माह से कोयटा के अस्पताल में ज़ेर इलाज थे। मीर हज़ार खान खोसा की मैयत कोयटा से मामजीपुर लाई जाएगी। आपको बताएं कि अफसोसनाक खबर के साबिक़ निगरान वज़ीर आज़म मीर हज़ार खान खोसा इंतकाल कर गए हैं, दार फ़ानी से कूच कर गए हैं। मीर हज़ार खान खोसा बलूचिस्तान के साबिक़ गवर्नर और चीफ जस्टिस भी रहे हैं। लाहौर की सेशन अदालत ने सिर्फ 100 रुपये के लेन देन पर कत्ल करने वाले मुजरिम को उम्र कैद और जुर्माने की सज़ा सुना दी है। आपको बताएं कि अफसोसनाक वाक़या लाहौर में पेश आया था। 100 रुपये के तनाज़े पर कत्ल हुआ था और इसका ये केस चला अदालत में। मुजरिम को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई है। समग्र नुमाइंदे अरशद अली हमारे साथ मौजूद हैं। अरशद, सिर्फ 100 रुपये के लेन देन के ऊपर इंसानी जान ले ली गई? जी बिल्कुल, जो है वो इसी मामले के ऊपर जो है वो 100 रुपये की खातिर आज सेशन अदालत ने मुजरिम को जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा सुना दी था। हम जो है वो मुलजिम जो है वो लारी अड्डे से
सफर के लिए एक कोच में बैठा था, जिसके बायस जो है वो कनेक्टर से मुलजिम का झगड़ा हुआ था और 100 रुपए का तनाजा था, जिसके बाद मुलजिम से प्रोसिक्यूशन के मुताबिक जो है वो मुलजिम ने अपनी जेब से पिस्टल निकाला और फौरी तौर पर जो है वो कनेक्टर के ऊपर जो है वो फायर खोल दिया और मुलजिम सोचा वहां से फरार ना हो सका। ताहम दीगर जो सवारियां थी उन्होंने मुलजिम को वहीं पे पकड़ लिया। ताहम आज अदालत ने इस चीज को साबित होने पर मुलजिम को उम्र कैद और उसके साथ साथ जुर्माने की सजा सुना दी है। एडिशनल सेशन जज मोहम्मद नईम अंसारी है, उसकी अदालत में मुलजिम को सजा सुनाई गई है। मुलजिम जो है वो सजा सुनते ही मुलजिम को कोल्ड लखपत जेल में सख्त सिक्योरिटी हिसार में मुंतकिल कर दिया। बहुत शुक्रिया आपका अरशद। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तजा वहाब का कहना है कि उज़ैर बलोच की JIT में फरियाल तारपुर के खिलाफ कोई बयान नहीं, JIT कानून के तहत बनाई गई है। हर सफ़े पर पुलिस, रेंजर्स और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों के अफसरान के दस्तखत मौजूद हैं। उज़ैर बलोच की JIT जो कि दहशतगर्दी कवानीन के तहत बनाई गई थी, जिस JIT के अंदर सिंध पुलिस के अफसरान, रेंजर्स के इंटेलिजेंस एजेंसीज के अफसरान थे, उस रिपोर्ट में इस तरह की कोई बात नहीं है और उस रिपोर्ट के हर सफ़े पे उन अफसरान का दस्तखत मौजूद है। उस रिपोर्ट में कहीं इस तरह की बात नहीं की गई। दूसरी बात, उन्होंने कहा नहीं जी 164 का बयान है। वो 164 का बयान कब रिकॉर्ड किया गया, कानून के मुताबिक रिकॉर्ड किया गया, नहीं रिकॉर्ड किया गया, किसने रिकॉर्ड करवाया? खानेवाल में 4 साला बच्ची मुबैना तौर पर दरिंदगी का निशाना बन गई। बोरी बंद लाश 4 रोज़ बाद खेत से मिली। पुलिस की रिवायती बेहिसी ने ज़ैनब अलर्ट बिल पर सवालिया निशान लगा दिया। DSP सदर और SHO थाना कहना को मुअत्तल कर दिया गया। और अभी आपको बताएं कि इस वक्त वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। कोशिश है कि हम जो है वो लोगों को पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करें और मैं इसकी शाबाश देता हूं इस्लामाबाद पुलिस को और उस SHO को भी और उन जवानों को भी। और मैं अपनी जेब से 25-25 हज़ार रुपया जो है अपनी जेब से इन दोनों जवानों को देने का ऐलान करता हूं। और थर्डली मैं आपसे ये तोके रखता हूं, क्योंकि पाकिस्तान में इस्तेकाम आया इमरान खान के दौर में, मईशत बेहतर हुई है, हमारे ऊपर इंटरनेशनली ऐसे दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, ऐसे मसाइल पैदा करने की कोशिश जा रही है और हमें अपनी पाक फ़ौज पे, अपनी पुलिस पे और अपने इदारों पे और अपने डॉक्टर्स पे, जिस तरह डॉक्टर्स ने कोविड-19 का मुकाबला किया और जिस तरह कोविड को दूसरी लहर को शिकस्त दी या तीसरी लहर को शिकस्त दी, मैं उम्मीद रखता हूँ इंशाअल्लाह ताला कि ये पुलिस और ये हमारी फ़ौज और हमारे हसास पाक फ़ौज और हमारे हसास अदारे हर किस्म के चैलेंज से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। और मैं ख़ास मुबारकबाद देता हूँ इस्लामाबाद पुलिस। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लामाबाद पुलिस बर वक्त पहुँची है, लेकिन काफ़ी अरसे से इस्लामाबाद पुलिस के ऊपर काफ़ी हमले हो रहे हैं और इन इलाकों में इस तरह की वारदातें बहुत ज़्यादा। देखें, अब ये इस मुल्क में जो जुलूस, जो जलसा, हर आदमी चाहता है कि वो डी चौक की तरफ आए। कोई आदमी अपने कैपिटल की तरफ नहीं जाता, लाहौर नहीं जाता, कराची नहीं जाता, कोयटा नहीं जाता, पेशावर नहीं जाता, खा उसका फासला सैकड़ों मील क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, यहाँ इंटरनेशनल एम्बेसीज हैं, यहाँ इंटरनेशनल अदारे हैं। इसलिए उनकी सबकी कोशिश होती है कि वो इस्लामाबाद का रुख करें। इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद की पुलिस की नफरी भी बढ़ाने के लिए बढ़ाने जा रहे हैं और इस्लामाबाद पुलिस को बेहतर सहूलत देने के लिए। डू मोर की बजाय अब नो मोर की तरह जवाब मिल रहा है यहाँ से। देखें, ये बहुत बड़ा इमरान खान साहब का फैसला है कि हम अमरीकन को अफ़गानिस्तान कौम और आवाम के ख़िलाफ़ कोई अड्डे नहीं देंगे। ये प्राइम मिनिस्टर ने कैटेगोरिकली कहा है और उन्होंने कहा कि हम अपने अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ किसी किस्म की पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे। लेकिन हम भी तालिबान से ये तोके रखते हैं वो TTP और दूसरे लोगों को किसी ऐसे काम से काम नहीं करने देंगे जिससे पाकिस्तान के लोगों की जान और माल को नुकसान पहुँचे। और हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम बॉर्डर्स को 88% हमने अफ़गान बॉर्डर जो है वो फेंसिंग कर दी है।
हम पूरी कोशिश में हैं कि 8-10% और हो जाए ताकि 100% फेंसिंग हो जाए इसी महीने, अगले महीने के अंदर अंदर। ईरान में हमने फेंसिंग कर दी है 46%, वो भी इंशाअल्लाह ताला इस साल के आखिर तक, दिसंबर तक मुकम्मल हो जाएगी। इस फेंसिंग होने के बाद वो लोग जो कि उसे आप क्या कहें कि गैर जो कि रवायती रास्तों से हटकर पाकिस्तान में दाखिल होते थे, उनका रास्ता रोका गया है, स्मगलिंग रोकी गई है और इसका सारा क्रेडिट रेंजर्स को जाता है, फौज को जाता है, एफसी को जाता है, पुलिस को जाता है, जिन्होंने इस ज़बरदस्त फेंसिंग में हिस्सा लिया। शेख साहब, एक आखिरी सवाल ये है कि पाक अमेरिका ताल्लुकात मुस्तकबिल में क्या देख रहे हैं? देखें, मैं अपनी हद तक, बॉर्डर की हद तक जवाब दे सकता हूँ। पाक अमेरिकन मुस्तकबिल के ताल्लुकात पर फॉरेन मिनिस्टर बेहतर जवाब दे सकते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि इस्लामाबाद पुलिस को डकैती की कोशिश नाकाम बनाने पर शाबाश देता हूं। इस्लामाबाद में इस वक्त 150 ईगल स्क्वाड गश्त कर रहे हैं। पाकिस्तान अपनी सरजमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल होने नहीं देगा। अमरीका को अफगानिस्तान के लिए कोई अड्डे नहीं देंगे। तालिबान से उम्मीद रखते हैं वो दहशत गर्दों को पनाह नहीं देंगे। दूसरी जानिब कोटली आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं। नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं आज कश्मीर की सरजमीन पे खड़ा होकर, अपने कोटली के अवाम के दरमियान खड़े होकर बहुत खुशी महसूस कर रहा हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तो बुनियाद कश्मीर के अवाम और कश्मीर के मसला से बना था। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का ये सियासी सफर आपके लिए, आजाद कश्मीर के अवाम के लिए, मकबूजा कश्मीर के अवाम के लिए हमने ये सफर किया था जो आज तक जारी है। हमने कायद अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो से सीखा है कि अगर कश्मीर के लिए 1000 साल जंग लड़ना पड़ेगा तो हम 1000 साल जंग लड़ेंगे। हमने तो शहीद रानी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो से सीखा है कि जहां हमारा कश्मीरी बहन भाइयों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। हमने अगर सियासत की तो आपके लिए, अगर हमने खिदमत की तो आपके लिए, अगर हमने कुर्बानी दी तो आपके लिए, और अगर आज भी तीसरा नस्ल का सियासत जारी है तो वो आपकी वजह से। मैं वो लोग जो कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खत्म हो गया है, मैं उन लोगों को कोटली के अवाम का जज्बा दिखाता हूं, कोटली के अवाम का नारा दिखाता हूं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का सियासत आज भी कराची से कश्मीर तक है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासत आज भी इस मुल्क के हर कोने का है, और इंशाअल्लाह ताला आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ वैसा देंगे
जैसे आपने भुट्टो शहीद के साथ दिया, जैसे आपने कायदे अवाम के साथ दिया, जैसे आपने शहीद रानी के साथ दिया, जैसे आपने मर्दे होर के साथ दिया, तो फिर हम पाकिस्तान की सियासत का रुख तब्दील कर देंगे। हम तो तब्दीली वाले को भी भगाएंगे, वो बिल्ली वाले को भी भगाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कश्मीर पॉलिसी ये है कि हम चाहते हैं कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करे। ये जब इस पार्टी की बुनियाद रखी थी तब भी हमारा पॉलिसी था। जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने इस पार्टी का परचम थामी तो तब भी यह हमारा पॉलिसी थी, और आज भी मरते दम तक हमारा यही पॉलिसी होगा कि कश्मीर का फैसला कश्मीर के अवाम करेंगे, ना दिल्ली करेगा, ना इस्लामाबाद करेगा। फैसला होगा तो आप करेंगे, आप हुक्म करेंगे, हम आपके हुक्म पे चलेंगे। आपका फैसला होगा, आपका अगर फैसला जंग का होगा तो हम जंग करेंगे, आपका फैसला होगा अमन का होगा तो सड़कों पे हम अमन करेंगे। लेकिन हम किसी और की डिक्टेशन पे नहीं चलेंगे। अगर हम डिक्टेशन पे चलेंगे तो इस खित्ते के अवाम के डिक्टेशन पे चलेंगे। अगर हम किसी के हुक्म मानेंगे तो हम आपके हुक्म मानेंगे। आपको तो पता है कि ये कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का नारा था कि हमारा नारा सबसे भारी रायशुमारी, रायशुमारी, हमारा नारा सबसे भारी रायशुमारी, रायशुमारी। तभी हमारा सोच यही था कि अगर इस खित्ते के मुस्तकबिल के फैसले लिए जाएंगे तो आप अपने वोट से ताकत से ये फैसले करेंगे। और आज भी जब हम इसको कोटली के सामने, आपको बताएं कि कोटली आज़ाद कश्मीर में इस वक्त बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कश्मीर के लिए 1000 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। जहां कश्मीरियों का पसीना गिरेगा वहां हमारा खून गिरेगा। उनका कहना है कि जो कहते हैं पीपल्स पार्टी ख़त्म हो गई, उन्हें कोटली का जज्बा दिखाता हूं। साथ साथ उनका कहना है कि कराची से कश्मीर तक पीपल्स पार्टी की सियासत जिंदा है। इनका सौदा नहीं मानते हैं, हम आपके हुक्म मानते हैं, हम आपकी मर्जी मानते हैं और हम आपके हुक्म पे चलेंगे। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने कहा था, कायदे अवाम ने कहा था कि मैं अपनी नींद में भी कश्मीर पे गलती नहीं कर सकता। मैं अब 3 साल से इस कठपुतली को देख रहा हूं। ऐसे लगता है कि जब भी वो कश्मीर की बात करता है, जब भी वो अपना मुंह खोल के कश्मीर का जिक्र करता है तो सिर्फ और सिर्फ गलती करता है। उसने एक बार भी कश्मीर पे सही फैसला, सही पोजीशन, सही पॉलिसी नहीं अपनाया था। आपको याद होगा कि जब मोदी ने मकबूजा कश्मीर में तारीखी हमला हुआ था, पूरा पाकिस्तान देख रहा था, नेशनल असेंबली बैठा था, पाकिस्तान का वजीर आज़म खड़ा हुआ था और जवाब क्या था? जवाब क्या था? मैं क्या करूं? जवाब क्या था? जवाब क्या था कि हर जुम्मा हम सड़क पे खड़ा होंगे। और आपने हर जुम्मा देखा वो वादा भी पूरा नहीं कर सका। जवाब क्या था कि हम कश्मीर हाईवे का नाम श्रीनगर हाईवे, हमें तो कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो याद है। जब मकबूजा कश्मीर में जुल्म होता था तो कायदे अवाम
स्ट्राइक का कॉल देता था, ना सिर्फ आजाद कश्मीर उसके साथ देता था, मगर पूरा का पूरा मकबूजा कश्मीर भी शटर हो जाता। ये किस किस्म का पुस्तिल वजीर आजम है? ये किसके कहने पे अपने पॉलिसीज बना रहे हैं? आपके कहने पे तो नहीं चल रहा है। आपको याद होगा कि इन्होंने मखसूस सोच रखने वालों ने कायदे अवाम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कायदे अवाम जिसने इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान का बुनियाद रखा था, कायदे अवाम जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस का, मुस्लिम उम्मा का ओआईसी कॉन्फ्रेंस का चेयरमैन था, कायदे अवाम जिसने एटॉमिक बॉम्ब का बुनियाद रखा, आपको एटॉमिक का ताकत दिलवाया था, कायदे अवाम को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। शहीद रानी को जिसने हमें मिसाइल टेक्नोलॉजी दी, जिसने इस मुल्क के मिसाइल प्रोग्राम की बुनियाद रखी, शहीद रानी को सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। मैं उन्हीं लोगों से पूछता हूं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि क्या जब आपका कठपुतली कहता है कि हमें पाकिस्तान की एटॉमिक वेपन्स का प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, तो क्या वो सिक्योरिटी रिस्क नहीं बन जाता है? अगर कायदे अवाम और शहीद बीबी जिन्होंने हमें ये एटॉमिक ताकत दिलवाई, अगर वो सिक्योरिटी रिस्क झूठे इल्जाम उन पे लगे, तो ये कठपुतली भी अब सिक्योरिटी रिस्क बन चुका है। अगर मकबूजा कश्मीर के अवाम मोदी का जुल्म, मोदी की पॉलिसी, हिंदुत्व को आरएसएस का रेजिस्ट कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, जिद्दोजहद कर रहे हैं, तो यहां आजाद कश्मीर के अवाम इस इमरान की महंगाई, इस इमरान की बेरोजगारी, इस इमरान की गुर्बत, इस इमरान की मुआशी तबाही, इस इमरान की मुआशी महंगाई की सुनामी का मुकाबला कर रहे हैं, इस मुआशी बहरान का मुकाबला कर रहे हैं जो इस नालायक नाअहल वजीर आजम की मुआशी पॉलिसीज की वजह से आप भुगत रहे हैं। आपको तो जिस तरीके से अभी मैं बजट सेशन से होकर आया हूं, आपको पता है कि जिस तरीके से वो आम आदमी से, आम पाकिस्तानी से टैक्स के नाम पे उनके खून चूस रहे हैं, अब तो वो आजाद कश्मीर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। आपके भी एनर्जी मंसूबे पे टैक्स लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इस मुल्क की आम आदमी को, इस मुल्क के सफेद पोश तबका को, इस मुल्क के मेहनत कश किसान, मजदूर, हर छोटा ताजिर एक अजाब में डाल दिया। जिस तेजी से महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी बढ़ रही है, तारीख में इतना नहीं बढ़ी है। हम पाकिस्तान में जितना महंगाई है उतना तो ना भारत में है, ना अफगानिस्तान में है, ना बांग्लादेश में है, सिर्फ इमरान खान की पाकिस्तान में है। इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये महंगाई है। इमरान की तब्दीली के असल चेहरा ये बेरोजगारी है।
इमरान की तब्दीली की असल चेहरा ये गुर्बत है। और जिस तरीके से इन्होंने पाकिस्तान में झूठ पे बुनियाद पे, धांधली की बुनियाद पे इस मुसीबत सिलेक्टेड को मुसल्लत किया गया है, ये अब आपका फर्ज है, आप पे ये फर्ज है, आपने घर घर जाना है, आपने घर घर जाके समझाना है कि यहां भी अब उनका कोशिश जारी है, यहां भी उनका कोशिश जारी है कि यहां भी एक कठपुतली वजीर आजम हो जो वजीर आजम जो इस्लामाबाद की कठपुतली के जवाब दे। हम चाहते हैं कि आपका ऐसा वजीर आजम हो कि हमारा ऐसा कश्मीर के वजीर आजम हो कि जो वो कहे वो पाकिस्तान का वजीर आजम है। आपको बताएं कि कोटली आज़ाद कश्मीर में बिलावल भुट्टो ज़रदारी जलसे से खिताब कर रहे हैं, जिसमें उनका कहना है कि कश्मीर के लिए 1000 साल भी लड़ना पड़े तो लड़ेंगे। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।